हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग क्लासेज नंदगंज गाजीपुर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो हैं कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो आप जो है कि मेरे वीडियो को अंत तक देखें और आप ये भी जाँच कर लें कि आप 30 क्वेश्चंस में से जो है कि कितने क्वेश्चन की आप आंसर देने में सक्षम हैं। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप 30 क्वेश्चन में अपने आप को आजमा भी लें कि आप जो है कि कितने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आज के जो है कि वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आपके सामने लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है दोस्तों हमसे कि प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे। तो पहला ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर सी आपका बनता है लाला लाजपत राय और ऑप्शन नंबर डी आपका बनता है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों आंसर आप बताएंगे। तो चलिए आंसर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे वो हैं आपके दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों आपका आंसर जो है कि डी सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जांच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं आप, हमसे पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों बिल्कुल आप आंसर बताएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर डी है कुशीनगर। तो दोस्तों इसमें से आपका आंसर हो जाएगा जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी और आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोध गया। तो दोस्तों बाकी जो 3 आपके ऑप्शन बचते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए जो लुम्बिनी है दोस्तों, लुम्बिनी भी जो है कि महात्मा बुद्ध जी से ही संबंधित है, क्योंकि लुम्बिनी में जो है कि महात्मा बुद्ध जी का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। और ऑप्शन नंबर सी आपका बनता है दोस्तों श्रावस्ती। तो जो महात्मा बुद्ध जी थे वह श्रावस्ती में सबसे अधिक अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों आपका है कुशीनगर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो है कि सॉरी भाई जो इनको निर्वाण की प्राप्ति मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। तो दोस्तों बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो है कि चारों ऑप्शन के बारे में जान लिए। तो हमसे क्वेश्चन नंबर में पूछा था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो दोस्तों आंसर बताएंगे। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है कि अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे दोस्तों देख रहे हैं पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि क्वेश्चन बार बार जो है कि परीक्षाओं में उठा देता है, जो लोक नृत्य से संबंधित है। तो आप जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के VC क्लासेज यानी अगर आप डालते हैं तो आपको जो है कि लोक नृत्य से संबंधित दोस्तों सारे राज्यों के जो है कि लोक नृत्य का ट्रिक मिल सकता है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है कि गिद्धा एवं भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो दोस्तों आप आंसर बताएंगे। मैं आपको 2 सेकंड का समय दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ आंसर दोस्तों। तो गिद्धा एवं भांगड़ा जो है कि पंजाब राज्य का लोक नृत्य
है, जो कि बार बार परीक्षाओं में दोस्तों हमसे पूछ देता है और हम नहीं जानते हैं तो यह क्वेश्चन मुझसे जो है कि गलत हो जाता है, मेरा 1 नंबर जो है कि कट जाता है। तो आइए आगे हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। तो थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों बहुत काफ़ी लंबा है। तो चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप आंसर देंगे। आपका पहला ऑप्शन है होम रूल, ऑप्शन नंबर बी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप आंसर देंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि जब 1939 ईस्वी में कांग्रेस को जब छोड़े उसके बाद जो है कि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ है कि इसमें जो आपके ऑप्शन है दोस्तों वह अगले पेज पर जा चुके हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ऑप्शन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका आ चुका है आपके सामने, तो आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका सरोजनी नायडू। आगे ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर सी है आपका सुचेता कृपलानी और ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोस्तों आप आंसर बताएंगे। चलिए मैं आंसर बताता हूँ आपको। तो दोस्तों जो है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है कि सरोजनी नायडू जी थी, जो कि भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं कि दिया है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी दोस्तों हमारे भारत की जो है कि सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री थी। और ऑप्शन सी है आपका सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों ये जो है कि राज्यसभा में नियुक्त की गई थी। और आगे आपका बनता है ऑप्शन नंबर डी जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो कि आप जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। आगे चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हमसे पूछ रहा है कि वास्को डिगामा कब भारत आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1720 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1498 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1492 ईस्वी। तो दोस्तों आप आंसर देंगे हमको। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो दोस्तों भारत जो है कि वास्को डिगामा जी जो कि भारत आए थे, तो वह आए थे 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आए थे। और जो आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका जो डेट दिया है 1526 ईस्वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि दोस्तों आपका ऑप्शन है। तो 1526 ईस्वी में आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें जो हुई थी पानीपत की, ठीक है, क्या हुई थी, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी दोस्तों। और पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी दोस्तों। तो यह पानीपत की जो कि युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर जो है कि विजयी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वास्को डी गामा दोस्तों भारत कब आए थे, तो 1498 ईस्वी। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुए थे और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी
लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप आंसर देंगे। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सीरियल वाइज एक एक ऑप्शन जो है कि बताते चल रहा हूँ। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे यह भारत के क्या थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री थे। और महात्मा गांधी को आप जानते हैं जिसे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे जी, यह जो है कि भारत और पाकिस्तान के 1900 जो है कि 62 ईस्वी के युद्ध में जो है कि उन्होंने यह नारा दिया था कि जय जवान जय किसान का नारा जो है कि लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे आपके भारत के प्रथम जो है कि गृह मंत्री थे दोस्तों। तो आप जाने इन लोगों के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे यह आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और जो है कि महात्मा गांधी जी को आप जानते हैं जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। और किस युद्ध में दिए थे, तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में दिए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए आगे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आज हम देखेंगे आगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो चलिए हम देखेंगे आगे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से या राष्ट्रपिता कह करके सबसे पहले किसने संबोधित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी है आपका भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन नंबर डी है जो कि सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। तो चलिए रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी इसकी जानकारी हम बहुत ही आसान तरीके से लेंगे। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है हेनरी बेकरल। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आर्कमिडीज। और ऑप्शन नंबर डी आपका है डापलर। तो दोस्तों आप आंसर बताएंगे। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो दोस्तों रेडियो एक्टिविता की खोज जो है कि हेनरी बेकरल जी किए थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि आपको दो ही ऑप्शन दिख रहा है, दो ऑप्शन अगले पेज पे है। तो चलिए हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए है 1535 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1213 मीटर प्रति सेकेंड। और ऑप्शन नंबर सी है आपका 1450 मीटर प्रति सेकेंड। और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों आप आंसर देंगे। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों हमसे पूछा हो कि अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों अल्कोहल में जो कि ध्वनि की चाल होती है वह 1213 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो कितना होती है दोस्तों, तो 1213 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है दोस्तों, तो देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे दोस्तों पूछा हुआ है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो दोस्तों बिल्कुल आप आंसर बताएंगे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों जो रतौंधी होती है वह विटामिन ए की कमी से
होती है। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों क्या होता है, हमारे दांत में क्षय रोग लग जाता है। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों क्या होता है, तो हमारी बोन मीन्स हड्डी, मतलब अगर विटामिन डी की कमी होती है तो विटामिन डी की कमी से हमारे बोन जो है कि क्या होते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। आपसे यह क्वेश्चन पूछता है कि जो है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 5 मई, ऑप्शन नंबर बी 7 मई, ऑप्शन नंबर सी 5 जून, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8 मई। तो दोस्तों बिल्कुल आप बताएंगे हमें कि इसमें से आंसर क्या होगा जो कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है दोस्तों आपका मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, 8 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 10 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 5 जनवरी। तो दोस्तों बिल्कुल आप आंसर बताएंगे हमें कि इसमें से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। चलिए तो हम आपको बताते हैं दोस्तों जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वह आपका मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। और जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च। और दोस्तों एक दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए लगा हुआ है 12 जनवरी। तो दोस्तों 12 जनवरी को आप जानते हैं कि उस दिन जो है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जो है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में दो जो है कि क्वेश्चन आपके मिले बने और दोनों के आंसर आप बहुत ही आसान तरीके से पा चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और जो है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और जो है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपके सामने आ चुका है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन बहुत बार जो है कि परीक्षाओं में पूछता है। और यह हमारा एक जो क्वेश्चन है यह बहुत ही एक ऐतिहासिक क्वेश्चन है क्योंकि हमारे देश की राजधानी से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत लोग जो है कि उलझन में फंस जाते हैं क्योंकि इसमें दो ऑप्शन हैं जो कि दोनों ऑप्शन उलझा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका 1912 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर बी है 1911 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1900 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1908 ईस्वी है। तो दोस्तों देखिए आप बिल्कुल आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1912 ईस्वी। और इसमें कहीं कहीं किसी बुकों में जो है कि दे देता है दोस्तों 11 जो कि 1911 ईस्वी भी दे देता है। तो दोस्तों जो 1911 ईस्वी में था, भारत की दिल्ली जो है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली के लिए जो है कि प्रस्तावित की गई थी। लेकिन जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले गई भारत की ले जाई गई तो वह 1912 ईस्वी में गई थी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1912 ईस्वी। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है।
चलिए, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा इसको सामने कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका बनता है मीथेन। दूसरा ऑप्शन है, थोड़ा सा टाइपिंग में दोस्तों मिस्टेक है, इसके लिए भाई मैं सॉरी चाहूँगा। तो आगे आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्तों CO2। ऑप्शन नंबर सी है NO2 और ऑप्शन नंबर डी है O2। तो दोस्तों बिल्कुल आप आंसर हमें बताएंगे। चलिए, तो हम आपको आंसर बताते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि गोबर गैस में जो है कि कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन जो है कि ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा हुआ है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों देखिए, इसमें क्या है कि बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं कि जो कि उलझ जाते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, ये दोनों गेट जो है दोस्तों अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम उलझ जाते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया क्या है और इंडिया गेट क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें आपको यहाँ जो है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, न तो उलझने की आवश्यकता है। मैं आज आपका डाउट इस क्वेश्चन के माध्यम से समाप्त कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा हुआ है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो दोस्तों बिल्कुल आप आंसर बताएंगे। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों देख सकते हैं आपकी जो कि गेटवे ऑफ इंडिया पूछा हुआ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों आपका पड़ता है मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो मुंबई में पड़ता है। और यही क्वेश्चन अगर घुमा करके पूछ देगा दोस्तों कि इंडिया गेट कहाँ है, तो दोस्तों इंडिया गेट आपका पड़ता है दिल्ली में, जो कि हमारे भारत की राजधानी है। अगला आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। तो आप बेसिकली जानें, जो यूपी वाले हमारे भाई हैं वो बिल्कुल जानें कि जो यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी वो कहाँ है, तो लखनऊ में है। तो आप जानें दोस्तों कि यूपी की राजधानी लखनऊ और भारत की राजधानी दिल्ली। और गेटवे ऑफ इंडिया की बात कर रहा है दोस्तों, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में पड़ता है और इंडिया गेट आपका दिल्ली में पड़ता है। आगे है आपका गुजरात। तो दोस्तों गुजरात जो है कि गांधी जी से संबंधित होता है, जहाँ की साबरमती आश्रम स्थापित है। चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों हमसे पूछा है कि पहला आम बजट किसने पेश किया था। तो पहला आम बजट किसने पेश किया था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बनता है पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ऑप्शन नंबर सी है PK सनमुखम शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बिल्कुल दोस्तों आप आंसर बताएंगे। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप जानते हैं कि भारत का आम बजट सबसे पहले कह रहा है कि पहला आम बजट किसने पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बताया यहाँ बना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भारत के प्रथम क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे। और अगला ऑप्शन नंबर बी आपका बनता है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो भारत के प्रथम क्या थे, तो राष्ट्रपति थे। कौन थे भैया, तो यह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ कि पहला आम बजट किसने पेश किया था। तो पहला आम बजट जो है कि PK सनमुखम शेट्टी जी किए थे। ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वो एक जो कि एक उपनाम से जाना जाता है, जिन्हें कहा जाता है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और यह जो है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी दोस्तों बहुत ही एक शानदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है हमसे दोस्तों कि शाहनामा के लेखक कौन हैं। तो शाहनामा के लेखक ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका सूरदास, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी, ऑप्शन नंबर डी है कबीर दास। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल आप आंसर बताएंगे हमको।
चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो दोस्तों शाहनामा के जो लेखक हैं दोस्तों वह कौन है, तो फिरदौसी जी हैं। और सूरदास की आप जानते हैं तमामों इनकी सूरदास की हैं भैया, जो कि कृष्ण भगवान के बारे में ज़्यादा लेखनी किए हुए हैं। तो सूरदास इसके नहीं है, सूरदास की जो कि सूर सरावली तमामों जो कि हैं। कबीरदास की भी बहुत सारी लेखनियाँ हैं। तो हमसे पूछा है कि शाहनामा के लेखक कौन हैं दोस्तों, तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, ऑप्शन नहीं सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर दिया जाता है। तो उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका रूस, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान है। तो दोस्तों बिल्कुल आप बताएंगे हमें आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं आपको दोस्तों नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है कि स्वीडन देश प्रदान करता है। और नोबेल पुरस्कार जो है कि किनके नाम पर दिया जाता है दोस्तों, तो अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 21। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो दोस्तों बिल्कुल आप बताएंगे हमें। आपका ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी आपका बनता है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो दोस्तों बिल्कुल आप आंसर बताएंगे हमको। चलिए आपको हम बताते हैं दोस्तों कि उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो दोस्तों उस्ताद मंसूर खां जी जो थे वह जो है कि जहांगीर के जो है कि दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों आपसे पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो है कि एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है और बाकी ऑप्शन अगले पेज पर हैं। तो चलिए मैं आपको सब ऑप्शन दिखाऊंगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका दिखाएंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रक के बारे में अगर हमसे पूछ दिया तो ग्रैंड ट्रक रोड का आप जानते हैं कि ग्रैंड ट्रक को रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार हमसे परीक्षाओं में पूछ चुका है कि ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण जो है कि शेर शाह सूरी करवाए थे। और शेर शाह सूरी ही एक ऐसा जो है कि शासक थे जिनके जो है कि कार्यकाल में डाक विभाग, डाक टिकट और जो है कि ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बनता है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 7। और आगे देखेंगे बाकी तीन ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2, आगे है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 4 और आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग 6। तो दोस्तों बिल्कुल आप बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो कौन सा है जिसे ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है, तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों आपका बी, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। आगे हम चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दोस्तों आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है दोस्तों कि कुमार संभवम किसकी रचना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी परीक्षाओं में हमसे पूछ देता है। तो दोस्तों बिल्कुल आप बताएंगे कुमार संभवम किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका बनता है सूरदास, ऑप्शन नंबर 20 है बी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास और ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास।
तो बिल्कुल दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस जो है कि क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। चलिए हम बताते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमसे पूछा है कि कुमार संभवम की रचना जो है कि कुमार संभवम किसकी रचना है। तो दोस्तों, कुमार संभवम जो है वह कालिदास की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि रचना है। तो दोस्तों, कुमार संभवम की रचना किसने की थी, तो कालिदास जी किए थे। और रामचरितमानस की रचना किसने की थी दोस्तों, तो तुलसीदास जी किए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमसे कभी कभी जो है कि परीक्षाओं में पूछता है कि जो है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो तुलसीदास जी किए थे। और कुमार संभवम की रचना किसने की थी, तो कालिदास जी किए थे। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा हुआ है दोस्तों कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बनता है भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जो ही कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्राज़ील। चलिए, तो दोस्तों बिल्कुल हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं बेसिकली कि भारत जो है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है। और चीन जो है दोस्तों, यह क्या है, तो चीन आपका तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और साथ साथ उसके साथ तंबाकू का सबसे जो है कि अधिक सेवन भी करने वाला देश है। और कर्नाटक की बात रह गई दोस्तों, तो भारत के जो है कि कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, लेकिन हमसे राज्य की बात नहीं कर रहा है दोस्तों, देश की बात कर रहा है। तो हम कभी ऐसी गलती ना करेंगे कि जो कि कर्नाटक क्या है, तो यह भारत का हमारा एक राज्य है जहाँ की कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। तो हमसे देश की बात किया है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन सा है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कि ब्राज़ील है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी, ब्राज़ील। चलिए आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसको हम जूम करके छोटा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिल्कुल देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा हुआ है दोस्तों कि संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि संविधान से क्वेश्चन यह उठाया हुआ है, और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप एक जानकारी हमसे प्राप्त कर लें कि दोस्तों जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वह जो है कि सालौट पेपर से मैं क्वेश्चन उठा करके बनाता हूं। और जैसे एसएससी जीडी हुआ, या फिर एसएससी हो गया, या आपका ट्रिपल एससी हो गया, या फिर यूपी पुलिस हो गया, और बाकी जो भी आपकी परीक्षाएं एसआई वगैरह की होती हैं उनसे मैं क्वेश्चन उठा करके जो है कि वीडियो बनाता हूं। तो जो भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों 25 नंबर में कि संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी बनता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों बिल्कुल मैं उम्मीद रखता हूं कि आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर हमें देंगे। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। तो दोस्तों देखिए, जो कि हमसे पूछा है कि संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में, मतलब गैर सदस्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वह किसी पक्ष में नहीं होता है। तो दोस्तों यह आंसर आपका बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। आप जानते हैं दोस्तों कि जो महान्यायवादी होता है न तो लोकसभा का आदमी होता है, व्यक्ति होता है, और न ही वो राज्यसभा का व्यक्ति होता है, वह किसी का भी व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए वह जो है कि संसद के किसी भी सदन की जो है कि कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बन आ चुका है, कह रहा है कि वायरलेस रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों बिल्कुल, वायरलेस रेडियो का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि ये भी आपके आगे परीक्षाओं में पूछ लिया गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको जीके में डाला हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका बन रहा है J.L. बेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी है मार्कोनी, ऑप्शन नंबर सी है एडिसन और ऑप्शन नंबर डी है फंक। तो आप आंसर देंगे दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आपका बन जाएगा कि वायरलेस रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो वायरलेस रेडियो का आविष्कार दोस्तों किए थे मार्कोनी जी किए थे। ठीक है जो, तो वायरलेस रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी जी किए थे। तो दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और एडिसन की बात करता है दोस्तों, तो एडिसन जी जो थे कि बल्ब का आविष्कार किए थे। जो आपका बिजली वाला बल्ब होता है दोस्तों, उसका आविष्कार जो है कि जो एडिसन जी किए थे। और आगे बनता है फंक की बात कही जाए दोस्तों, तो फंक जी जो थे यह विटामिन की खोज किए थे। अगला ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा हुआ, जो कि इसमें 3 ही ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। अगला जो आपका ऑप्शन है दोस्तों वह जो है कि अगले पेज पर है। तो दोस्तों पहले हम 3 ऑप्शन को देख लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ऑप्शन नंबर डी को भी देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है कि जल की बूंदें किस कारण गोल हो जाती हैं। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आपके रेलवे जो है कि रेलवे के आरपीएफ में पूछ चुका है। तो आप बताएंगे कि जल की बूंदें किस कारण गोल हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए बनता है, ऑप्शन नंबर ए है गैस के कारण, ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी है आपका अधिक वर्षा के कारण और ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी बनता है धरातल पर गिरने से। तो चलिए दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे कि धरातल पर गिरने से। तो चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि जल की बूंदें किस कारण गोल हो जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह बन जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। जब दोस्तों आप जानते हैं कि जब वर्षा होती है तो जब ऊपर से बूंदें गिरती हैं पानी की, तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि जब वह धरातल पर गिरती हैं तो गिरने के बाद जब पानी में वह गिरती हैं तो उनमें क्या होता है कि पृष्ठ तनाव बन जाता है, और पृष्ठ तनाव बनने के कारण उनके बीच में क्या होता है गैस बन जाती है, और इसी कारण जल की बूंदें जो है वह क्या हो जाती हैं तो गोल हो जाती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल। तो दोस्तों बिल्कुल आप बताएंगे कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आप आंसर देंगे। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वह किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो वह क्रिकेट से नहीं होती है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो होती है दोस्तों वह आपकी हॉकी से संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है दोस्तों वह हॉकी में दी जाती है। तो चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि सभी परीक्षाओं में, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में और छोटी से छोटी परीक्षाओं में पूछ देता है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है 29 नंबर, ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो देखिए आपसे पूछा हुआ है 29 नंबर में कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बिल्कुल आप बताएंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आप आंसर देंगे हमको। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। तो दोस्तों पुराणों की संख्या जो है दोस्तों वह होती है 18। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और दोस्तों यहाँ जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है 1024 लिखा है, तो दोस्तों 1024 नहीं, यहाँ बन जाता आपका जो है कि 1028 बनता। तो यहाँ जो है कि सूक्तों की संख्या बन जाती जो हमारे वेदों में होती है। तो यह ऑप्शन किसी भी के लिए किसी का भी आंसर नहीं है। तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 होती है। और ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों आपको दिया है 6, तो यह जो है कि वेदांगों की संख्या होती है दोस्तों। तो वेदांगों की संख्या कितनी होती है, वेदांगों की संख्या होती है 6 और पुराणों की संख्या होती है 18। और ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है दोस्तों, तो यह वेदों की संख्या होती है।
तो हमारे वेदों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो हमारे वेदों की संख्या होती है 4। और कौन कौन से होते हैं वेद दोस्तों? तो आपका पहला वेद बनता है जो है कि ऋग्वेद, फिर उसके बाद होता है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद होता है आपका अथर्ववेद, तो अथर्ववेद होता है दोस्तों, और अथर्ववेद के बाद होता है आपका, तो दोस्तों इसका सीरियल वाइज भी हम आपको बता देना चाहेंगे कि सबसे पहला वेद जो होता है हमारा ऋग्वेद होता है, और जो दूसरा हमारा है वह यजुर्वेद है, और तीसरा हमारा है अथर्व जो है कि सामवेद, और आपका लास्ट बनता है अथर्ववेद। तो दोस्तों बहुत सारी परीक्षाओं में हमसे पूछ देता है कि वेदों को सीरियल वाइज बताएं। तो वेदों की सीरियल वाइज अगर बताना हो दोस्तों तो सबसे पहले आप ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद फिर दोस्तों आप बताएंगे यजुर्वेद, उसके बाद यजुर्वेद के बाद होता है आपका सामवेद, और सामवेद के बाद आपका बनता है दोस्तों अथर्ववेद। तो इसके बारे में आप जानें दोस्तों कि जो कि हमारे वेदों की संख्या होती है वह 4 होती है। तो पहला आपका बनता है ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद, और चौथा आपका बनता है दोस्तों अथर्ववेद। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद कौन सा है? तो आप बिल्कुल बताएंगे दोस्तों कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसमें बन जाएगा। इस ऑप्शन में क्वेश्चन की ऑप्शन नहीं दोस्तों, आपका बनता है अथर्ववेद। और संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो संगीत का वेद आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यह सामवेद होता है। और पुराणों की जो संख्या बात करें दोस्तों तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। पुराणों की संख्या मैं आपको बताया हूँ कि 18 होती है। तो पूछता है हमसे कि पुराणों में जो है कि पुराणों में जो है कि सबसे प्राचीन या सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण जो है कि मत्स्य पुराण है दोस्तों। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों आपसे पूछा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तांबा, गंधक, बोरान और मैगजीन में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो दोस्तों यह इतिहास से नहीं, सॉरी भाई इसके लिए मैं, तो यहाँ जो है कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि तांबा, कामा गंधक, कामा बोरान और मैगजीन में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों तांबा, ऑप्शन नंबर बी गंधक, ऑप्शन नंबर सी मैगजीन, ऑप्शन नंबर डी बोरान। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह आंसर बन जाएगा गंधक। तो गंधक दोस्तों जो है कि यह एक सूक्ष्म तत्व नहीं है, बाकी तांबा, मैगजीन और बोरान जो है कि आपके सूक्ष्म तत्व में आते हैं। तो आगे चलिए, आगे दोस्तों हम आपसे लास्ट बार में अपनी परिचय देना चाहेंगे दोस्तों। तो यहाँ जो आपको लिखा गया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक। तो दोस्तों बिल्कुल आप जो है कि ऐसे ही जो है कि बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हुए जीके के क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करके और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बेल आइकन इसलिए प्रेस कर दें दोस्तों ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर के आऊँ तो वह वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि मैं जो भी क्वेश्चन लेकर के आता हूँ दोस्तों, वह अगर मैं जीके लेकर के आता हूँ दोस्तों तो मैं जो है कि परीक्षाओं का सॉल्व पेपर लेकर के आता हूँ। और फिर जो मैथ मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों तो एस डी यादव बुक से मैं पढ़ाता हूँ। और एस डी यादव को दोस्तों अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, अगर उसका एक एक क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर का उदाहरण और एक एक नियम का एक एक सवाल, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ एस डी यादव पढ़ाता हूँ। और नीचे लिखा गया है दोस्तों हमारे चैनल का नाम है जो कि लिखा गया है VC क्लासेज यन। तो दोस्तों मेरे जो है कि यूट्यूब चैनल का नाम है VC क्लासेज यन दोस्तों। और जो मैं आपको सबसे पहले आपको परिचय दिया विद्या कोचिंग क्लासेज नंदगंज दोस्तों, तो मेरी कोचिंग का नाम है दोस्तों, मेरी कोचिंग चलती है जिस कोचिंग का नाम है विद्या कोचिंग क्लासेज नंदगंज गाजीपुर में मेरी कोचिंग चलती है दोस्तों। और उसी का शार्ट नेम रखा गया है VC क्लासेज यन बाय शिवा सर। दोस्तों मैं शिवाजी, मेरा नाम है शिवाजी यादव, जो कि मेरा शार्ट नेम है शिवा यादव। तो दोस्तों ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। और इसी तरह से दोस्तों मैं लेकर के आता रहूँगा जो है कि सभी परीक्षाओं के सॉल्व पेपर, जैसे UPSI और CPO-SI हो गया, या फिर आपका SSC GD हो गया, UP पुलिस हो गया, अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे ग्रुप D जो होता है, या फिर आपका जो है कि RPF हो जाए, जो भी होगा
ऑल वनडे एग्जाम जो भी होते हैं दोस्तों, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन जीके के होंगे आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।